हेलो एवरीवन, वेलकम एट सिनॉप्सिस आईएएस। मैं जयेंद्र सिंह आप लोग का 2020 एंड 50-50 सीरीज़ का इकोनॉमिक्स का लेक्चर ले रहा हूँ। एक भाई लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम इस कोर्स का ब्रीफ ओवरव्यू कर लेते हैं। इस कोर्स की अगर आप इम्पोर्टेंस देखें तो लगभग 68 क्वेश्चन इसका लास्ट ईयर 2019 के प्रीलिम्स में आया था, और इसका कट ऑफ देखा जाए तो अभी आया तो नहीं है, लेकिन लोगों का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो है 100 में ±2 मार्क्स का, जिसके लिए आपको नेट करेक्ट क्वेश्चन 51 चाहिए। और अगर इस कोर्स को आप हमारे फॉलो करते हैं तो समझ रहे हैं आप 68 क्वेश्चन कर सकते हैं। मतलब आपके पास बफर में 16-17 क्वेश्चंस हैं जिनको आप छोड़ भी दें या कंफ्यूज भी हों फिर भी आप आराम से कट ऑफ को इजीली क्रॉस कर सकते हैं। ये हमारे प्रीलिम्स का जो स्पेशल कोर्स है उसमें ये हाई यील्डिंग टॉपिक्स पे हम फोकस करते हैं। ठीक है, इस कोर्स की फर्दर डिटेल जानने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करिए तो यहाँ पे आपको फर्दर डिटेल मिल जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि ये हाई यील्डिंग कोर्स है हमारा प्रीलिम्स के लिए। यहाँ पे आप डिटेल पे क्लिक करेंगे तो आपको लिस्ट मिल जाएगी कि इस कोर्स में हम क्या क्या कवर कर रहे हैं। तो ये आपका कोर्स का हाईलाइट है, यहाँ कवर करेंगे तो आपको मिलेगा क्लिक करने पे टॉपिक कवर्स। इसमें हम लोग जैसे मैप के इंपॉर्टेंट लोकेशंस को जो भी मैप में आते हैं, इन्वायरमेंट के इंपॉर्टेंट चीज़ों को, इंटरनेशनल रिलेशन, इकनॉमी, गवर्नेंस, साइंस एंड टेक, इंटरनेशनल सिक्योरिटी, हिस्ट्री जिसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, और बाद में इसके बाद जो भी मिसलेनियस टॉपिक्स हैं उन सबको हम कवर कर रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं जितने भी हाई यील्डिंग टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन आता है उन सबको हम इसमें कवर कर रहे हैं। ठीक है, आज जो इकनॉमी में हम देखने वाले हैं लेक्चर वो है मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड। तो इसमें मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूँ क्या देखेंगे आज के लेक्चर में हम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखिए, गवर्नमेंट की दो पॉलिसी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। एक तो फिजिकल पॉलिसी और दूसरी पॉलिसी होती है मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, इन दोनों पॉलिसी से अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट क्या करती है, जो हमारी इकोनॉमी होती है उसके बहुत सारे फंक्शंस को रेगुलेट करने का काम करती है गवर्नमेंट। जैसे इकोनॉमी के जैसे ग्रोथ हो गया, ठीक है, इन्फ्लेशन हो गया, मतलब जो भी मैक्रो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनको रेगुलेट करने के लिए ये पॉलिसी का, इन दोनों पॉलिसी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आज जो हम इस लेक्चर में देख रहे हो वो मॉनेटरी पॉलिसी को देख रहे हैं। इसका मेन रोल जो होता है वो होता है इंडिया में एज अ इन्फ्लेशन टारगेटिंग। ठीक है, इन्फ्लेशन आपको पता होगा कि इन्फ्लेशन जो है बेकार भी है अगर बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है, लेकिन अगर बहुत कम इन्फ्लेशन है तो भी बेकार है। तो समझिए इन्फ्लेशन आपको बीच का रखना पड़ेगा, ना बहुत कम रखो इन्फ्लेशन ना बहुत ज़्यादा रखो, दोनों ही बेकार है। तो एक बीच का इन्फ्लेशन आपको मेंटेन करना पड़ेगा। इंडिया में इसको बोला जाता है कि 4% के आसपास मेंटेन किया जाए, क्योंकि एक बहुत लो इन्फ्लेशन होगा तो ग्रोथ नहीं होगा। ठीक है, तो ये इसलिए जो है 4% का टारगेट रखते हैं, इसमें हम ±2 वेरी किया जा सकता है। इंडिया में ये सिचुएशन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो सबसे पहले देखेंगे हम इन्फ्लेशन के बढ़ने का कई तरीका होता है। जब हम इन्फ्लेशन का लेक्चर कर रहे होंगे तो हम देखेंगे इन्फ्लेशन के बढ़ने के डिफरेंट मेथड्स क्या होते हैं, क्यों इन्फ्लेशन बढ़ता है। इसमें हम एक बस छोटा सा एक कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं कि इन्फ्लेशन मनी सप्लाई से कैसे बढ़ता है। तो आप ये देखो, अगर एक प्रोडक्ट है जिसका प्राइस 100 रुपीज़ है और ये प्रोडक्ट मान लीजिए आप सिर्फ 2 अवेलेबल है और इसको डिमांड करने वाले लोग 4 हैं। मान लीजिए ए भी कह रहा है मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, बी भी कह रहा है कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, सी ने भी बोला मुझे प्रोडक्ट चाहिए, डी ने भी बोला कि मुझे प्रोडक्ट चाहिए। अब जब प्रोडक्ट 2 ही हैं तो ये क्या करेगा, ए बी सी सब अपना अपना बोलेंगे यार, थोड़ा ये भी बोलेगा कि भाई मुझे 110 रुपये में तुम ये प्रोडक्ट दे दो। सी कहेगा यार मैं तुमको 150 रुपीज़ दे रहा हूँ, मुझे ये प्रोडक्ट दे दो। ठीक है, डी बोलेगा यार मैं 200 रुपये दे रहा हूँ, मुझे प्रोडक्ट दे दो। तो अब देखो, दुकानदार अगर ये है तो ये किसको बेचना चाहेगा, जो सबसे ज़्यादा पैसा दे रहा है, तो डी को बेच देगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये सी से भी कहेगा कि 200 रुपये में मुझे दो। अगर सी के पास है तो बेच दे, 200 रुपये दे देगा, नहीं हुआ तो 150 रुपये में सी बी से ले लेगा। तो समझ रहे हो, इस तरीके से क्या होगा, जो कम पैसा देने वाले लोग हैं उनको नुकसान हो रहा है। ठीक है, और ये लोग जो है ज़्यादा पैसा क्यों दे रहे हैं, क्योंकि इन कहीं ना कहीं से ये लोग लोन उठा रहे हैं या कहीं ना कहीं से इनके पास क्रेडिट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इनके पास मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा है सिस्टम में, मनी सप्लाई सिस्टम में ज़्यादा है। तो एक प्रोडक्ट जिसमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं हुई है फिर भी उसकी प्राइस 100 से इंक्रीज़ होकर 200 रुपये हो जा रही है। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं कि इतना प्राइस इंक्रीज़ हो जा रहा है। तो जो इशू है वो इशू यहाँ पे है कि लोगों के पास, यहाँ जो ये लोग हैं इनके पास मनी का सप्लाई बहुत ज़्यादा है। जब मनी का बहुत सप्लाई है तो ये
जितना मन कर रहा है उतना पैसा दे के चीज़ों को खरीद ले रहे हैं। तो गवर्नमेंट कहती है कि इस मनी के सप्लाई को कंट्रोल करना पड़ेगा हमको, और इसको कैसे करेंगे, तो जो है जो क्रेडिट कंट्रोल की जो पॉलिसीज़ हैं इनको हम लगाएंगे तो ये मनी सप्लाई कंट्रोल होगा। मनी सप्लाई कंट्रोल होगा तो जो मनी से सप्लाई से इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन है वो इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन भी हम रेगुलेट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकती है। ठीक है, तो ये थ्योरी हो गई जिसके बेस पे आपका मॉनेटरी पॉलिसी जो है आपका कॉन्सेप्ट ओवरऑल होता है। तो इसमें हम देखें जो हमारा मॉनेटरी पॉलिसी का लेक्चर, इसमें हम दो चीज़ देखेंगे। एक तो हम थ्योरेटिकल पार्ट देखेंगे कि क्या थ्योरी है, और फिर उसका हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखेंगे कि प्रैक्टिकली कैसे उसको इंडिया में अप्लाई किया जाता है। ठीक है, दोनों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये लाइन मैंने आपको बता ही दी कि मनी सप्लाई जो है उसको रेगुलेट करेंगे तो हमारा इन्फ्लेशन कंट्रोल हो सकता है। अब हम देखते हैं ये जो क्रेडिट कंट्रोल जो कॉन्सेप्ट हमने दिया, ठीक है, इस जो मनी सप्लाई को रेगुलेट करने के लिए यूज़ होता है, इसका मतलब क्या होता है। तो अगर हम देखे जाए तो इट रिफर्स जो लेंडिंग और जो डिपॉजिट कैपेसिटी होती है किसकी, बैंक्स की, ठीक है, उनके कंट्रोल से हम मनी सप्लाई को रिजल्ट करते हैं, वही क्रेडिट कंट्रोल कहलाता है। क्योंकि देखिए ये जो ABCD थे जो सामान ले रहे थे, इनको पैसा कौन दे रहा है, इनको पैसा देने के लिए बैंक का हाथ है बीच में। ठीक है, तो अगर जो बैंक की लेंडिंग कैपेसिटी है, ठीक है, और बैंक में लोग जो बैंक के पास पैसा कहाँ से आ रहा है, ठीक है, वो लोग डिपॉजिट कर रहे हैं, आम लोग, ठीक है, डिपॉजिटर्स, तो उनके से हो रहा है, कुछ गवर्नमेंट दे रही है, RBI दे रही है, बहुत सारे डिफरेंट सोर्सेज से इनको पैसा मिल रहा है। तो अगर इनके लेंडिंग कैपेसिटीज़ को और इनके डिपॉजिटरी कैपेसिटी को हम रेगुलेट करें तो जो ये क्रेडिट दे रहे हैं उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अब इनको हम कैसे रेगुलेट करेंगे, तो इसको रेगुलेट करने के लिए जो कॉन्सेप्ट होता है उसको कहते हैं हम इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट करने के इंस्ट्रूमेंट्स, इसी को और क्या कहते हैं, इसको ये भी कहते हैं मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। ठीक है, तो अगर हम इन क्रेडिट कंट्रोल के मेथड्स को अप्लाई करें तो चीज़ें हमारी हो जाएंगी। एक मैं डायग्राम आपको समझाता हूँ कि कितने टाइप्स के जो क्रेडिट कंट्रोल के तरीके होते हैं वो क्या होते हैं। ये डायग्राम है आपका दिया हुआ है, इसको मैं थोड़ा सा हिंदी में भी सेम डायग्राम है, इसको मैं बड़ा करके दिखा देता हूँ क्योंकि स्क्रीन पर भी आप लोग को छोटा दिख रहा होगा। तो ये देखते हैं अपन, थोड़ा सा ये बड़े में दिख गया। ठीक है, तो देखिए, तो जो मेथड्स हैं क्रेडिट कंट्रोल के दो टाइप से होते हैं। कुछ मेथड्स होते हैं क्वांटिटेटिव, कुछ मेथड्स होते हैं क्वालिटेटिव। ठीक है, जो क्वांटिटेटिव मेथड होता है, जो मनी सप्लाई आपका सिस्टम में रहता है उसको क्वांटिटी से, अच्छी खासी क्वांटिटी से कंट्रोल करने की कोशिश करता है। ठीक है, जैसे मान लो 100 रुपये थे, ठीक है, तो कोई कुछ इसमें से कोई टूल यूज़ करेगा और उसके सप्लाई को, मार्केट में मनी सप्लाई जो 100 रुपये थी उसको घटा के 20 रुपीज़ से घटा के 80 रुपये कर देगा। चाहे तो इस मेथड्स को यूज़ करके पैसा बढ़ा भी सकता है, दोनों चीज़ें कर सकता है, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन जैसा रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। क्वालिटेटिव में क्या होगा, हम सेलेक्टिव एरियाज़ में, ठीक है, इन सारे टूल्स का यूज़ करके सेलेक्टिव एरियाज़ में हम मनी सप्लाई को रेगुलेट करेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्वांटिटेटिव में पहले देखते हैं कि कौन कौन से मेथड होते हैं। तो कुछ तो कन्वेंशनल मेथड्स होते हैं, कुछ नॉन कन्वेंशनल मेथड्स होते हैं। कन्वेंशनल मेथड्स में एक तो बैंक रेट होता है जिसको हम डिस्काउंट रेट के नाम से भी जानते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशंस होते हैं, कैश रिजर्व रेशियो, SLR होता है। फिर नॉन कन्वेंशनल में लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी होती हैं जिसमें आपका रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, ऐसे बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स होते हैं। इनको हम डिटेल में लेक्चर में देखेंगे तो कि ये कैसे जो है आपके मनी को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वांटिटेटिव मेथड का हम बैंक रेट जो है उसको देखते हैं लेक्चर में। तो ये देख लीजिए, सबसे पहले हम समझते हैं बैंक रेट है क्या। तो बैंक रेट समझ लो यार, ये है कि मान लो ये RBI है, ठीक है, और ये बैंक है कोई भी एग्जाम्पल ले लो, PNB ले लो, SBI ले लो, कोई भी बैंक ले लो। इस बैंक को पैसे की ज़रूरत है, ठीक है, तो पैसा किससे मांगेगा, RBI जो बैंकर ऑफ बैंक होता है। ठीक है, तो ये बैंक जो है इसको पैसा चाहिए तो इसने RBI से पैसा मांगा। ठीक है, RBI जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट को चार्ज करेगा पैसा देते समय उसको हम कहते हैं बैंक रेट। ठीक है, तो मान लो 5% है, तो RBI से अगर इसने 50 रुपये मांगे कि भाई सर जी 50 रुपये दे दो, तो RBI कहेगा भाई 5% इंटरेस्ट रेट चार्ज करूँगा। मोस्टली जो बैंक रेट होता है वो लॉन्ग टर्म के जो है जो मनी होता है बोरोइंग करते हैं उसके लिए यूज़ होता है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, लॉन्ग टर्म जो मनी होता है उसके लिए बैंक रेट होता है। एक और होता है
रेपो रेट, वो भी इन्हीं के लिए यूज़ होता है कि जो है बैंक्स को लोन चाहिए रहता है उसके लिए, ठीक है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म मनी के लिए होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है कि रेपो रेट कब यूज़ होगा, बैंक रेट कब यूज़ होगा, तो ये ध्यान रखना, ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। अभी लेक्चर जब लूँगा आगे का तो उसमें भी बताऊँगा, ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, इसको याद रखना। नेक्स्ट चीज़, एक चीज़ और ध्यान दो कि बैंक रेट में जब आप लोन ले रहे हो तो आपको कोलेटरल देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जबकि आप यहाँ देखोगे आपको यहाँ पे कोलेटरल देने की ज़रूरत पड़ेगी। कोलेटरल में आप कुछ भी कर सकते हो, जैसे गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ को प्लेज कर सकते हो, ठीक है, और उसके बेसिस पे मनी बोरो कर सकते हो, लेकिन वो चीज़ आपका रिपोजिटरी में आएगा, ठीक है, सॉरी रेपो रेट में आएगा, यहाँ पे कोलेटरल देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक और ख़ास बात है कि बैंक रेट क्या होता है, लॉन्ग टर्म मनी में होता है, तो लॉन्ग टर्म मनी बहुत कम जो है बैंक बोरो करती है, और लॉन्ग टर्म का इम्पैक्ट जो है जब इसको बैंक के रेट को चेंज करता है तो बहुत कम होता है, ठीक है। तो जो मनी सप्लाई ये होती है डायरेक्टली इफेक्ट नहीं होती है बैंक रेट से, ठीक है। तो आरबीआई क्या यूज़ करता है, जो रेपो रेट होते हैं हमारे लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटीज़ के अंदर, उनको एज अ मेन टूल यूज़ करता है। तो अगर क्वेश्चन में ये आता क्या बैंक रेट मेन टूल है मनी सप्लाई को रेगुलेट करने के लिए, तो नहीं, मेन टूल ये नहीं है, मेन टूल आपका रेपो रेट है, ठीक है। इससे भी मनी सप्लाई रेगुलेट होती है, लेकिन उतना इफेक्ट नहीं पड़ता है, रेपो रेट से तुरंत इफेक्ट पड़ता है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। तो फिर बैंक रेट का यूज़ क्या है, तो बैंक रेट का ये यूज़ है कि बैंक रेट से लिंक्ड होता है आपका पेनाल्टी रेट, ठीक है। तो जैसे हम देखेंगे आगे पढ़ेंगे, सीआरआर और एसएलआर के रिजर्व रेशियो होते हैं जो बैंकों को फॉलो करना रहता है। अगर कोई बैंक इस रिजर्व रेशियो को नहीं फॉलो कर रहा है तो ये पेनाल्टी रेट के बेसिस पे उस पर पेनाल्टी लगेगी। अब हम लोग अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक है। ये क्या होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन? ओपन मार्केट ऑपरेशन का कॉन्सेप्ट समझने के लिए आप पहले ये देखो, होता क्या है ओपन मार्केट में, कुछ जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी या कुछ सिक्योरिटीज़ होती है, इनका सेल एंड परचेज करता है आरबीआई, और इसके थ्रू मनी मार्केट को कंट्रोल करता है। इसको समझते हैं कॉन्सेप्ट को कैसे, आप समझ लो, ये आपका ओपन मार्केट ऑपरेशंस हैं, इसमें ये आरबीआई है, ठीक है, और ये आपके बैंक्स हैं, ठीक है। अब मान लो बैंक के पास कोई सिक्योरिटी है, ठीक है, और इस समय बैंक के पास 100 रुपीज़ मनी सप्लाई मार्केट में हो रहा है, 100 रुपये, ठीक है। अब ये गवर्नमेंट ने क्या किया, इन सिक्योरिटीज़ को जो है अपने पास बाई कर लिया, ठीक है। तो जब बाई करेगा तो आरबीआई को कुछ रुपए देने पड़ेंगे इन सिक्योरिटी के, तो ये रुपए वापस यहाँ आ जाएगा। तो मान लो 40 रुपये की सिक्योरिटी को बाय किया तो 40 रुपये यहाँ से देगा आरबीआई, तो अब नेट मार्केट सप्लाई कितना हो गया, 140 रुपये। तो जब नेट मार्केट सप्लाई आपका और 140 रुपये हो गया तो बैंक्स अब इनको लोन कर सकती हैं, मनी सप्लाई आपका बढ़ गया, ठीक है, बैंक इसको लोन देगी लोगों को, तो ओवरऑल इन्फ्लेशन और बढ़ जाएगा। कब? जब आरबीआई परचेज करती है सिक्योरिटी को। तो अब खुद बताओ, अब अगर इन्फ्लेशन घटाना है तो क्या करेगा आरबीआई? सिंपल सी बात है, आरबीआई सेल करेगा, ठीक है। तो अगर सिक्योरिटी खुद के पास आरबीआई के पास है, इन सिक्योरिटी को मार्केट में सेल करेगा, ठीक है, तो यहाँ से सेल करेगा तो बैंक का मान लो 40 रुपये या 60 रुपये जितना भी है वो आरबीआई के पास जाके जमा हो जाएगा और ये सिक्योरिटी बैंक के पास चली जाएगी। तो मान लो इस समय अगर 100 रुपीज़ रहता मार्केट में पैसा, तो अब वो 40 रुपये घट जाएगा और नेट 60 रुपये मार्केट में बचेगा। तो अगर मनी सप्लाई अगर 60 हो गई तो क्या होगा कि लोगों को लोन नहीं मिलेगा और फर्दर आपका जो इन्फ्लेशन है वो डिक्रीज़ होगा। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछता है इन्फ्लेशन डिक्रीज़ करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, तो सेल करेगी। ये मैं लास्ट में आप लोग को एक पूरा टेबल बताऊंगा जिसमें मैं इसमें आपको कंपैरेटिव दिखाऊंगा सारी चीज़, कि आपको याद रहे, क्लियर रहे, बस कॉन्सेप्ट यहाँ पे आप लोग समझ लें। नेक्स्ट देखते हैं, इस तरीके से हमने ओपन मार्केट ऑपरेशंस की समझ लिया। नेक्स्ट जो हमारा है वो है, आप देखिए रिजर्व रेशियोज़, ठीक है, रिजर्व रेशियो। तो रिजर्व रेशियो आपका हो गया कैश रिजर्व रेशियो, और एक होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इनका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि रिजर्व रेशियो क्यों है, क्या चीज़ है। तो पहले आप ये देखो कि कोई भी बैंक रहता है तो वो बैंक डिपॉजिटर से पैसा लेता है, और डिपॉजिटर से पैसा मान लो 100 रुपये लिया और इसको लोन में घुमाता है। अगर पूरा का 100 रुपये इसने लोन में घुमा दिया तो कल को मान लो ये डिपॉजिटर कहा कि सर जी मेरे को मेरा पैसा वापस कर दो, तो बैंक के पास तो पैसा ही नहीं रहेगा अगर लोन वालों ने पैसा रिटर्न नहीं दिया। तो इसलिए जो है
आरबीआई ने बोला कि देखो भाई ये जो पैसा है इसमें से तुम लोन सारा नहीं दोगे, तुम क्या करोगे, सारा पैसा ना लोन देके पहले तो कुछ रिजर्व रेशियो है जो तुमको मेंटेन करना है, उसमें जो है दे दिया, बोला कि कैश रिजर्व रेशियो है 3% का, जो आपको जैसे अभी करंट जो रेट है वो बता रहा हूँ मैं, 3% आपको मेंटेन करना है। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है जो 18% है, जो आपको मेंटेन करना है। ठीक है, ये दोनों मेंटेन करोगे तो क्या हो गया, 21% तो यही निकल गया। ठीक है, रेस्ट आपके पास लोन के लिए क्या बचा अमाउंट, तो अब लोन के लिए आपके पास सिर्फ बचे 79 रुपीज़। ठीक है, तो अब यही 79 रुपीज़ घुमा सकते हो। तो अब सोचो खुद ही इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके कैसे आरबीआई पैसा कंट्रोल कर सकता है। सिंपल सी बात है, आरबीआई का इन दोनों में से किसी को भी बढ़ा देगा। अगर एग्जाम्पल लेते हैं कि CRR को जो है बढ़ा के 5% कर दिया, अगर CRR को बढ़ा के 5% किया तो आप खुद समझ लो नेट क्या होगा, आपका जो रिजर्व रेशियो आपको बढ़ा के रखना है वो क्या हो जाएगा, 2% बढ़ जाएगा तो 23% हो जाएगा। तो नेट लोन कितना दे सकती है कोई भी बैंक, नेट लोन अब हो जाएगा 77%। मतलब मार्केट सप्लाई, मनी में जो सप्लाई है, मार्केट में जो मनी की सप्लाई है वो कम हो गई, तो अब जो है आपका इन्फ्लेशन भी डिक्रीज़ होगा। ठीक है, अगर आपका लोन 77% हो गया है तो इन्फ्लेशन आपका डिक्रीज़ हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से सिमिलरली इसका उल्टा करके जो है मार्केट में सप्लाई मनी की बढ़ा सकती है गवर्नमेंट। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे इनका यूज़ करेगी। एक बार देख लेते हैं इसको। तो जो आपका CRR रहता है, SLR रहता है, इसका परसेंटेज मैंने बता दिया। तो बेसिकली जो ये होता है आपका आइडियल कैश जो बैंक के पास रहते हैं उसको रिड्यूस करने का ये तरीका है। ठीक है, जो CRR है वो कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। तो ये जो 3% है वो बैंक को अपने पास रखना पड़ता है। ठीक है, कैश में। ठीक है, और इस पर कोई इंटरेस्ट रेट नहीं मिलेगा क्योंकि कैश में रखेगा। जो आपका SLR है, ठीक है, ये SLR क्या होता है, इसमें इंटरेस्ट अर्न कर सकता है बैंक। इंटरेस्ट कैसे अर्न करेगा, कुछ गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ या ट्रेजरी बिल्स या डिफरेंट चीज़ें हैं जो आरबीआई बताएगा, उन पे जो है इन्वेस्ट करके कुछ पैसा अपने पास कर सकता। तो एक चीज़ ध्यान रखना, जो ये CRR है वो बैंक अपने पास रखेगा 3% वाला, नहीं सॉरी, जो CRR है उसको वो आरबीआई के पास जमा करेगा कैश में। ठीक है, और इस पर कोई इंटरेस्ट रेट नहीं मिलेगा। लेकिन जो SLR होगा वो बैंक सिक्योरिटीज़ ले सकता है और ये SLR अपने पास रखेगा, इस पर इंटरेस्ट मिलता रहेगा। ठीक है, SLR बैंक के पास रहेगा और ये आरबीआई के, ये क्वेश्चन आता है इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये याद रखना, ये आरबीआई के पास होगा CRR और SLR जो होगा वो बैंक अपने पास रखेगा। और किस पे इंटरेस्ट मिलेगा, किस पे नहीं इंटरेस्ट मिलेगा, ये सब मैंने बता दिया है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा पॉलिसी रेट का, इसको डिस्कस करते हैं। अभी आपको मैं वो मेन डायग्राम दिखा देता हूँ, एक बार नोट एडजस्ट कर लूँ मैं। तो ये आपका मेन डायग्राम है। ठीक है, इस डायग्राम में आप खुद देखिए, ये हमारा सारा पार्ट कवर हो गया। बैंक रेट, डिस्काउंट रेट, OMO हमने डिस्कस कर लिया, कैश रिजर्व रेशियो, SLR डिस्कस कर लिया। अब हम देखते हैं कुछ नॉन कन्वेंशनल मेजर्स जिसमें आप क्या करते हैं, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी आती है। इसका मतलब ही आप देख लो, लिक्विडिटी जो मार्केट में है उसको अगर एडजस्ट करना है तो इसको यूज़ करो, इस टूल को। इसमें दो इंपॉर्टेंट टूल है आपका, एक तो रेपो रेट है, दूसरा इंपॉर्टेंट टूल जो है वो है रिवर्स रेपो रेट। तो जो रिवर्स रेपो रेट है और रेपो रेट है, इनको आइए डिटेल में समझते हैं कि कैसे। जो रेपो रेट है उसको आप लोग एक और नाम याद रखिए, उसको कई बार पॉलिसी रेट भी कहा जाता है, क्योंकि मेन इसी के थ्रू जो है लिक्विडिटी जो होती है उसको एडजस्ट किया जाता है। मैंने आप लोग को जब बैंक रेट पढ़ा रहा था तो मैं उसमें बताया था कि शॉर्ट टर्म लोन के लिए रेपो रेट को यूज़ किया जाता है, लॉन्ग टर्म के लिए जो है बैंक रेट को यूज़ किया जाता है। एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिए, जो आपने बैंक रेट पढ़ा था उसमें कोलेटरल देने की ज़रूरत नहीं, लेकिन यहाँ पे बैंक को कुछ ना कुछ मॉर्टगेज रखना पड़ता है। मॉर्टगेज में वो रखेगा क्या, जो भी गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ हैं या जो ट्रेजरी बिल्स बैंक के पास होती है वो। लेकिन इसमें एक चीज़ को ध्यान रखिएगा, इस पॉइंट को, कि ये जो भी सिक्योरिटीज़ रखेगा रेपो रेट में वो SLR के कोटा से बिलोंग नहीं करेंगी। SLR को मैंने बताया था कि CRR एक होता है कैश रिजर्व रेशियो, एक होता है SLR। SLR में जो है जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ होती है उस पर जो है इंटरेस्ट अर्न करता है। ठीक है, लेकिन ये गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज़ हैं उनको जो है लोन के लिए कोलेटरल नहीं रख सकता अगर रेपो रेट में लोन ले रहा है। ठीक है, अब इसको हम समझते हैं, इस कॉन्सेप्ट से मनी सप्लाई कैसे कंट्रोल होती है। तो आप ये देखिए, अगर रेपो रेट इंक्रीज होगा तो जो है आरबीआई से जो बोरोइंग हो रही है वो एक्सपेंसिव हो जाएगी। कैसे,
आप सिंपली ये देखो, रेपो रेट अगर मान लो 5% है, ठीक है, शॉर्ट टर्म लोन अगर 5% है तो उसको लेके जो है आपका मार्केट में जो है जो भी बैंक रेपो रेट ले रहा है उसके बेसिस पे लोन लोगों को फर्दर पास कर रहा है। लेकिन अगर रेपो रेट बढ़ा के 5 से 8% कर दिया तो आरबीआई, जो भी बैंकों को आरबीआई से लोन लेना, अब उनको महंगा लोन आरबीआई से मिलेगा। तो जब इनको महंगा लोन मिलेगा तो जो है जो नॉर्मल इंसान है उसको भी बैंक कहेगा कि भाई देखो अब हम सस्ता लोन तुमको नहीं दे पाएंगे जैसे पहले देते थे, क्यों? क्योंकि अब हम ही को लोन महंगा मिल रहा है। तो जो है जो नॉर्मल इंसान है उसको भी लोन महंगा देगा। तो जब लोन महंगा देगा तो आप समझ रहे हो मनी सप्लाई जो आपकी मार्केट के अंदर है वो उतनी नहीं रह जाएगी। क्यों? क्योंकि हर इंसान अब लोन नहीं ले पाएगा। मतलब आपका इन्फ्लेशन डाउन जाएगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। तो मतलब रेपो रेट बढ़ा दो, ठीक है, इन्फ्लेशन आपका डाउन हो जाएगा। अगर इन्फ्लेशन को बढ़ाना है, मतलब डिफ्लेशन की सिचुएशन, इन्फ्लेशन बढ़ाना है, तो भाई जो आपका रेपो रेट है उसको डिक्रीज कर दो। रेपो रेट डिक्रीज होगा, बैंक इजिली लोन, बैंक के लिए इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा, वो लोन इजिली पास करेगा, मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। समझ गए? तो आप लोग कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। सिमिलरली इसी का उल्टा कॉन्सेप्ट आपका रिवर्स रेपो रेट में अप्लाई होगा, ठीक है। तो रिवर्स रेपो रेट आपका क्या होता है कि आपकी बारी जो है, ये बैंक है, इस बैंक से आरबीआई लोन ले रहा है, ठीक है। तो बैंक से अगर आरबीआई लोन ले रहा है तो आप खुद समझ लो कि बैंक आरबीआई को लोन देगा तो जो है आपका मार्केट में जो मनी है वो कम हो जाएगा। क्यों? देखते हैं, समझते हैं कैसे होगा। कि देखो, जो मान लो रिवर्स रेपो रेट पहले 5% था, ठीक है, अभी आरबीआई ने बोला कि भाई तुम मुझे लोन दो, मैं तुमको 8% इंटरेस्ट दूंगा। आप देखो, एक नॉर्मल इंसान को अगर बैंक लोन देता तो पता नहीं भाई वो बंदा डिफॉल्ट करेगा, विजय माल्या निकल गया तो क्या होगा, डिफॉल्ट कर सकता है। तो इसलिए बैंक क्या करेगी, उससे ज़्यादा बेटर सोचेगी भाई जब आरबीआई ही मुझे 8% दे रहा है तो यहाँ रिस्क ही नहीं इन्वॉल्व है, आरबीआई को दे दो। तो बैंक क्या करेगी, आरबीआई को पैसा दे देगी। तो अभी जो है मार्केट में अगर 100 रुपये था तो 40 रुपये तो मान लो अगर बैंक ने आरबीआई को दे दिया, ठीक है, तो मार्केट में अब क्या हो गया, 60 ही रुपये लोन घुमाने के लिए हुआ। तो जो ओवरऑल आपका मार्केट में मनी है वो कम हो गया, तो इन्फ्लेशन जो बढ़ने का चांस है वो भी कम होगा। तो अगर रिवर्स रेपो रेट को इंक्रीज करोगे तो इन्फ्लेशन आपका डिक्रीज होगा। सिमिलरली जो रेपो रेट है, ठीक है, उसका भी हमने देखा था, रेपो रेट को इंक्रीज करेंगे तो मनी सप्लाई कम होगा और इन्फ्लेशन कम होगा, ठीक है। तो दोनों ही को इंक्रीज करेंगे तो आपका इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। ये फाइनल अभी हम टेबल में देखेंगे, ठीक है। अब एक चीज आप ये ध्यान रखिए, जो रेपो रेट होता है वो लिक्विडिटी को इंजेक्ट करता है, जो हमने देख लिया, मनी को सप्लाई कर रहा है। जबकि वहीं रिवर्स रेपो रेट क्या है, वो जो एक्सेस लिक्विडिटी है उसको एब्जॉर्ब कर ले रहा है। कैसे? लोन खुद ले रहा है आरबीआई, तो पैसा निकल गया मार्केट से, अब आरबीआई के पास आ गया। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, वो है हमारा कॉन्सेप्ट एमएसएफ का, जिसमें आपका मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी आती है। ये देख लो, तो हमने ये चीजें देख ली, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। अब हम देखते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होती है। अब देखना, ये जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है, ये और रेपो रेट में थोड़ा सा चीज़ें कॉमन होती है। और सिमिलरली आपका ये जो रेपो रेट था और बैंक रेट था, इसमें कुछ चीज़ें कॉमन थी। दोनों ही लोन, ये तीनों ही लोन देते हैं, ठीक है, बैंकों को, ठीक है। ये भी बैंक को लोन देता है, ये भी बैंक को लोन देता है, ये भी बैंक को लोन देता है। बस छोटी छोटी सी इन दोनों में, तीनों में डिफरेंस होता है। ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ठीक है, ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको कोई कोलेट्रल रखने की जरूरत नहीं है, नो कोलेट्रल नहीं चाहिए, यहाँ कोलेट्रल देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये कोलेट्रल में आप यहाँ पे एसएलआर की सिक्योरिटीज को नहीं यूज कर सकते हो। यहाँ पे बस यही बात आ गई कि यहाँ एमएसएफ के अंदर आपको शॉर्ट टर्म लोन मिलेगा और इसमें आप एसएलआर की जो है सिक्योरिटीज को भी प्लेज कर सकते हो और उनके बेसिस पे भी लोन को ले सकते हो, ठीक है। आइए देखते हैं इसको, ठीक है। तो मैंने बताया आपको कि जो ये स्पेशल विंडो होती है, इसमें क्या करेगा, अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन बैंक के पास आ गई तो उस केस में आरबीआई से बोरो कर लेगा, ठीक है। लेकिन जो बोरो करेगा उसमें आप एसएलआर कोटा को रख सकते हैं और एसएलआर कोटा की सिक्योरिटी को यूज कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखिएगा, एक और चीज़ इसमें, कि वहाँ पे जो रेपो रेट हो रहा था उसमें कोई भी रेपो रेट के बेसिस पे बैंक आरबीआई से उधार ले सकता है। इवन कोई भी कमर्शियल बैंक ले सकता है, इवन जो आपके एनबीएफसीज होते हैं, ठीक है, वो भी ले सकते हैं उधार आरबीआई से। लेकिन यहाँ पे सिर्फ जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक होंगे
वही लेंगे, सारे कमर्शियल बैंक नहीं, सिर्फ जो आपके सेकंड शेड्यूल में मेंशन कमर्शियल बैंक होते हैं वही लेंगे। तो ये चीज़ को ध्यान रखिए, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे कि एमएसएफ के अंदर क्या सब बैंकों को मिलता है, नहीं। अब थोड़ा सा हम डिफरेंस देख लेते हैं, जो मैंने आपको बताया था कुछ डिफरेंस तो मैंने बता ही दिया कि एक तो आपका ये देख लीजिए एमएसएफ है, ये आपका रेपो रेट है, ठीक है। तो इसमें आप एसएलआर की सिक्योरिटीज़ को नहीं यूज़ कर सकते हो, इसमें आप एसएलआर के सिक्योरिटीज़ को यूज़ कर सकते हो, दोनों ही शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट आपका यहाँ पे आपका कमर्शियल बैंक, यहाँ सिर्फ आपके जो स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है वही लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपको कोई भी कमर्शियल बैंक ले सकता है। तो ये कुछ डिफरेंस हो गया दोनों के बीच में, इनको पढ़ लीजिएगा, मैंने आपको दोनों एक्सप्लेन कर दिया है। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम है। इसमें क्या होता है, जो है अगर मार्केट में फॉरेन एक्सचेंज की वजह से या किसी भी वजह से बहुत ज़्यादा मनी सप्लाई आ गया है, इस एक्सेस लिक्विडिटी को विड्रॉ करने के लिए गवर्नमेंट इसको यूज़ करती है। कैसे करती है, कुछ गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होते हैं, उन बॉन्ड्स को सेल कर देगी मार्केट में, जैसे वो ओएमओ कर रही थी उसी तरीके से यहाँ पे भी कुछ बॉन्ड्स होंगे जिनको हम मार्केट स्टेबलाइजेशन बॉन्ड बोलते हैं, उनको सेल करेगी और जो भी एक्सेस लिक्विडिटी है मार्केट की उसको अपने पास ले लेगी। जब एक्सेस लिक्विडिटी ले को मनी सप्लाई को कम कर दिया तो इन्फ्लेशन अपने आप ही कम हो जाएगा, ठीक है। इनका करंट रेट देख लेते हैं, वैसे क्वेश्चन तो नहीं पूछता लेकिन आइडिया लेने के लिए हम देख लेते हैं क्या है। तो आप देख लो एसएलआर, जो करंट एसएलआर का रेट है वो 18% है, सीआरआर 21%, इन दोनों को मिला के हम कहते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, जो आपके नहीं सॉरी इन दोनों को मिला के हम कहते हैं रिजर्व रेशियो, ठीक है। ये कन्फ्यूज़न होता है, ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। इन दोनों को मिला के कहते हैं रिजर्व रेशियो, जो 21% है, ठीक है। इसके बाद आपका जो रेपो रेट होता है और रिवर्स रेपो रेट होता है, इनको कहते हैं हम लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ठीक है। ये दोनों को मिला के आप मतलब आप समझ लो, इसमें जो आपका मेन पॉलिसी रेट है वो 4.4% है। फिर एक अलग से एक लोन देने का एक और तरीका होता है एमएसएफ, जो हम देख लिए। फिर हमने लॉन्ग टर्म लोन के लिए बैंक रेट देख लिया, जो भी 4.65% है। अब एक बेस रेट है, ये मैं अभी बताऊंगा बेस रेट क्या होता है, और बैंक रेट और बेस रेट में प्लीज़ कंफ्यूज मत होइए, बेस रेट में बताऊंगा क्या चीज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं अपना स्ट्रक्चर डायग्राम में कहाँ पे हैं अभी। तो हमने ये मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम खत्म कर लिया। इस तरीके से हमारा पूरा जो क्वांटिटेटिव मेथड है वो हमने देख लिया। नेक्स्ट हमारा होगा क्वालिटेटिव मेथड, ये अपन नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं। थैंक यू एवरीवन।